नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948, विक्रम संवत 2083। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 1 जुलाई सन 2026। आज 1 जुलाई है। इस दिन देश में राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे और चार्टर्ड अकाउंट्स डे दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में आज यानी 1 जुलाई से बदलेगा मौसम, बारिश को लेकर अलर्ट जारी। हरियाणा में बदलेंगे बहुमंजिला भवन निर्माण के नियम, अब एक मंजिल पर बनेगा सिर्फ एक फ्लैट। जानिए सरकार के नए प्रस्ताव। हरियाणा के क्लर्कों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, सैनी सरकार ने 3 अतिरिक्त इंक्रीमेंट देने का किया ऐलान, बताएंगे पूरी अपडेट। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को सीएम सैनी का तोहफा, 21 रुपये बढ़ा वेतन, अब हर महीने 18,000 रुपये मिलेंगे, आज से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी। रेवाड़ी में हुआ खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम, राजनीतिक गलियारों में बना चर्चा का विषय, कार्यक्रम में नहीं पहुंच राव इंद्रजीत सिंह। अब कोर्ट नहीं जाएंगे सरकारी अधिकारी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी गवाही, हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। हास्य के चयनित गांव आंदोलन पर बड़ा एक्शन, 30 से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन, जानेंगे पूरी अपडेट। अंबाला में 220 फुट गहरे बोरवेल में गिरा 4 साल का मासूम, सेना ने संभाला मोर्चा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एक बार फिर से बढ़ा चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी का कार्यकाल, 31 दिसंबर तक बने रहेंगे अपने पद पर। रिटायरमेंट के दिन आईएएस प्रदीप डागर अरेस्ट, अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, सुनवाई से पहले ही सीबीआई ने उठाया ये कदम। हरियाणा एसएससी ने पीएमटी के लिए नई शॉर्टलिस्ट की जारी, फॉरेस्ट गार्ड व फॉरेस्टर अभ्यर्थियों को राहत। हरियाणा में पहली बार होगा राज्य स्तरीय फिल्म फेस्टिवल, 12 से 15 नवंबर तक सजेगा हरियाणा फिल्म फेस्टिवल 2026। सुकन्या में 8.2% और पीपीएफ पर 7.1% मिलता रहेगा ब्याज। स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। और जनरल द्विवेदी आर्मी चीफ पद से रिटायर, बोले सेना ने जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। ऑपरेशन सिंदूर उदाहरण, नए जनरल धीरज सेठ ने संभाला पदभार। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में आज यानी 1 जुलाई से बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी चंडीगढ़ ने 2 और 3 जुलाई को प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसी के साथ यानी 1 जुलाई से गरज चमक, बिजली गिरने और 40 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग ने लोगों और किसानों को मौसम के ताजा पूर्वानुमान पर नजर रखने, खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी गई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 2 से 3 दिन दक्षिण पश्चिमी मानसून के लिए पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा की ओर बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। इससे 2 से 6 जुलाई के दौरान बारिश हो सकती है। हरियाणा सरकार की ओर से मंगलवार को रेवाड़ी में हुआ खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। कारण रहा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी के बावजूद स्थानीय सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और जिले के तीनों विधायकों की कार्यक्रम से गैर हाजिरी। कार्यक्रम में लगाए गए पोस्टर पर राव इंद्रजीत सिंह की मुख्यमंत्री के साथ फोटो भी लगी थी, लेकिन मंच पर उनकी गैर मौजूदगी एक बार फिर सवाल छोड़ गई। एक खास बात यह भी रही कि कार्यक्रम में 5 मंडल अध्यक्षों ने भी इस कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। जब इन विधायकों से गैर हाजिरी पर सवाल पूछा गया तो तीनों अपना बचाव करने का प्रयास करते दिखे। लक्ष्मण सिंह यादव बोले कि वे आधिकारिक दौरे पर गुजरात में हैं, तो वहीं डॉक्टर कृष्ण कुमार ने तबियत खराब होने और अनिल यादव ने शहर से बाहर होने की बात कही। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरियाणा एफपीओ का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में हरियाणा का विशेष योगदान रहा है। हमें भविष्य में फसलों का उत्पादन बनाए रखने के साथ साथ खेती की सेहत को बचाने के लिए भी जैविक खेती की तरफ जाना होगा। किसान खाद और कीटनाशक का प्रयोग तो करे, परंतु मिट्टी की जरूरत के अनुसार ही करे, जिससे मिट्टी की सेहत भी बनी रहे और उत्पादन भी प्रभावित न हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पोर्टल शुरू किया है। इसके लिए कुरुक्षेत्र, जींद, सिरसा और करनाल में प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। तो वहीं पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, चरखी दादरी और नारनौल में प्राकृतिक व जैविक किसानों को कृषि उपज बेचने के लिए जगह उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकारी स्वामित्व वाली जमीन केवल अब प्राकृतिक और जैविक खेती करने वाले किसानों को ही मिलेगी। इस जमीन पर कम से कम अगले 10 वर्ष तक प्राकृतिक व जैविक खेती की जाएगी। इस दौरान बाउल विधानसभा में 121 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने विभिन्न विभागों में भर्ती के लिए आयोजित होने वाली फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी पीएमटी के लिए अतिरिक्त उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। आयोग ने बताया कि पहले जारी की गई सूची के बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के पीएमटी में अनुपस्थित रहने और अन्य प्रशासनिक कारणों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। आयोग के अनुसार यह अतिरिक्त सूची विज्ञापन संख्या 13/2024, 02/2026 और 04/2026 के तहत आने वाले विभिन्न पदों पर लागू होगी। इससे पहले जारी शॉर्टलिस्ट में शामिल नहीं हो के कई अभ्यर्थियों को अब पीएमटी में शामिल होने का बड़ा अवसर मिलेगा। फॉरेस्ट विभाग के तहत फॉरेस्टर पदों के लिए रिक्तियों की संख्या के अब 10 गुना तक अतिरिक्त उम्मीदवारों को बुलाया गया है। वहीं फॉरेस्ट गार्ड पद के लिए पदों की संख्या के 5 गुना तक अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है। इसके अलावा स्पोर्ट्स कोटा के तहत डिप्टी रेंजर पद के सभी शेष पात्र उम्मीदवारों को भी पीएमटी के लिए बुला लिया गया है। आयोग ने वार्डर महिला स्पोर्ट्स कोटा से जुड़े पात्र अभ्यर्थियों को भी अतिरिक्त सूची में शामिल किया गया है। आयोग ने सभी अतिरिक्त सूची में शामिल अभ्यर्थियों से निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने की अपील की है। उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी पात्रता और संबंधित विवरण देख व चेक कर सकते हैं। अंबाला के पास स्थित गांव धन्योड़ा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है। यहां मंगलवार सुबह एक 4 वर्षीय मासूम बच्चा खेलते खेलते 220 फुट गहरे खुले पड़े बोरवेल में गिर गया। इस हादसे के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। मंगलवार सुबह 7 बजे से बोरवेल में फंसे 4 साल के निर्वैर उर्फ निर्भय को निकालने के कई प्रयास फेल हो चुके हैं। अब पंजाब की एक लोकल टीम को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले एनडीआरएफ और सेना ने एल्यूमिनियम की पाइप डालकर निर्भय को निकालने का प्रयास किया था, मगर यह प्रयास विफल रहा। बोरवेल में फंसे निर्भय का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें पानी के अंदर उसकी रेड कलर की टी शर्ट दिखाई दे रही है। धन्योड़ा गांव का निर्वैर सुबह अपने पिता के साथ खेत में दादा का खाना देने गया था। इसी दौरान खेलते खेलते उसका पैर 220 फीट गहरे 9 इंच के बोरवेल में फिसल गया। इसके बाद से ही बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ और सेना की टीमें संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। बोरवेल में तकरीबन 60 फीट की गहराई से पानी शुरू हो रहा है। हालांकि अभी यह सामने नहीं आया है कि निर्वैर कितने फीट गहराई पर फंसा है। निर्भय को निकालने के लिए अब तक 15 से ज्यादा प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। कांग्रेस के अंबाला से सांसद वरुण मुलाना मौके पर पहुंचे। उन्होंने वहां रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी ली और पीड़ित परिवार से बातचीत की। उसके बाद मंत्री अनिल विज भी मौके पर पहुंचे थे। हरियाणा सरकार ने क्लर्क संवर्ग के कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए वेतन संबंधी प्रावधानों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। वित्त विभाग ने पात्र क्लर्कों को अतिरिक्त वार्षिक इंक्रीमेंट देने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस निर्णय से न केवल कर्मचारियों के मासिक वेतन में बढ़ोतरी होगी, बल्कि एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन यानी एसीपी, भविष्य की वेतन वृद्धि, पेंशन ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में भी उल्लेखनीय वृद्धि होने जा रही है। सरकार के इस फैसले को लिपिकीय संवर्ग के लिए लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगतियों को दूर करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। वित्त विभाग के आदेशों के अनुसार वर्ष 2020 से पहले नियुक्त सभी पात्र वरिष्ठ क्लर्कों को 3 अतिरिक्त वार्षिक इंक्रीमेंट भी दिए जाएंगे। वहीं वर्ष 2020 बैच के क्लर्कों को 2 अतिरिक्त इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पात्र कर्मचारियों का वेतन हरियाणा सिविल सेवा वेतन नियम 2016 के तहत दोबारा निर्धारित किया जाएगा। इस निर्णय का प्रभाव केवल तत्काल वेतन वृद्धि तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अतिरिक्त इंक्रीमेंट मिलने से बेसिक वेतन बढ़ेगा, जिससे महंगाई भत्ता यानी डीए और मकान किराया भत्ता यानी एचआरए भी बढ़ जाएगा। राजधानी दिल्ली में हाल ही में हुई भीषण आगजनी की घटना के बाद हरियाणा सरकार ने बहुमंजिला आवासीय भवनों की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा और ठोस कदम उठाया है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 में संशोधन का प्रारूप जारी करते हुए प्रस्ताव रखा है कि भविष्य में किसी भी आवासीय भवन की एक मंजिल पर केवल एक स्वतंत्र आवासीय यूनिट ही बनाई जा सकेगी। इस प्रस्ताव पर आम नागरिकों, बिल्डरों, आर्किटेक्ट्स और अन्य हितधारकों से 25 जुलाई तक सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। विभाग का मानना है कि प्रदेश के तेजी से विकसित हो रहे शहरों में एक ही मंजिल पर कई स्वतंत्र फ्लैट बनाए जाने के कारण भवनों में रहने वालों की संख्या स्वीकृत क्षमता से कहीं अधिक हो जाती है। इससे आग, भूकंप या फिर किसी अन्य आपदा के समय लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना कठिन हो जाता है और राहत एवं बचाव कार्य भी प्रभावित होते हैं। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार यदि किसी प्लाट पर 4 मंजिल बनाने की अनुमति है तो प्रत्येक मंजिल पर केवल एक ही स्वतंत्र घर बनाया जा सकेगा, यानी पूरे भवन में अधिकतम 4 ही आवासीय यूनिट होंगी। एक ही मंजिल को 2 या फिर उससे अधिक अलग अलग फ्लैटों में बांटने की अनुमति नहीं मिलेगी। स्वतंत्र आवासीय यूनिट का अर्थ है कि ऐसे घर या फिर ऐसे फ्लैट से जिसमें अलग प्रवेश द्वार, रसोई, शौचालय और रहने की पूरी व्यवस्था हो तथा एक परिवार स्वतंत्र रूप से रह सके।
हरियाणा सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके मासिक वेतन में 2100 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। अब ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को 16,000 रुपए के स्थान पर 18,100 रुपए प्रति माह वेतनमान दिया जाएगा। बढ़ा हुआ वेतन आज यानी 1 जुलाई 2026 से लागू होने जा रहा है। राज्य सरकार के इस फैसले से तकरीबन 11,000 से अधिक ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन का लाभ मिलेगा। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि वेतन वृद्धि का लाभ 1 जुलाई 2026 से सभी पात्र ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को मिलेगा। कर्मचारियों के हड़ताल के दौरान सरकार ने वेतन बढ़ाने का आश्वासन दिया था, जिसे अब अमल में लाया गया है। इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उन्हें महंगाई के दौर में कुछ राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की अन्य मांगों को पूरा करने पर भी काम चल रहा है। विभागीय बजट और प्रस्तावों को मंजूरी देने की प्रक्रिया संचालित की जा रही है। हरियाणा के बहुचर्चित IDFC फर्स्ट बैंक फंड घोटाले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए IAS अधिकारी प्रदीप कुमार डागर को गिरफ्तार कर लिया। CBI ने उन पर सरकारी धन के गबन के सीधे तौर पर संलिप्त होने का आरोप लगाया है। सरकार ने उन्हें 8 अप्रैल 2026 को सस्पेंड कर दिया था। उस समय वे हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में सदस्य सचिव थे। CBI के मुताबिक प्रदीप लंबे समय से जाँच में सहयोग नहीं कर रहे थे। इसके अलावा जाँच एजेंसी से बचने की कोशिश भी कर रहे थे। उनके लोकेशन ट्रेस करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। खास बात यह है कि प्रदीप का बीते दिन रिटायरमेंट था, मगर गिरफ्तारी के डर से वे अंडरग्राउंड थे। उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका भी लगाई हुई थी, जिस पर 2 जुलाई को सुनवाई होनी है। इससे पहले ही CBI ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। बता दें कि अब तक इस मामले में प्रदीप डागर को मिलाकर 3 IAS अधिकारी अरेस्ट हो चुके हैं। इससे पहले IAS RK सिंह और पंकज अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई है। CBI जांच के दौरान हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बैंक खातों में 169 करोड़ रुपए की गड़बड़ी सामने आई। इस मामले में पुलिस ने एक डाटा एंट्री ऑपरेटर को गिरफ्तार किया था, जिसने बताया कि एक IAS अफसर के कहने पर यह पैसा चंडीगढ़ सेक्टर 32 स्थित IDFC फर्स्ट बैंक शाखा में ट्रांसफर हुआ था। हरियाणा के हांसी क्षेत्र के चैनत गांव में पानी की पाइपलाइन से टी कनेक्शन हटाने को लेकर चल रहे विवाद के बीच प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। आंदोलन से जुड़े 30 से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन कर दिया है। गांव में पीने के पानी की मांग को लेकर पिछले 46 दिनों से धरना और महापंचायत जारी है। प्रशासन का कहना है कि सोशल मीडिया के जरिए फैल रही भड़काऊ सामग्री और अफवाहों पर रोक लगाने के लिए ये कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार बंद किए गए अकाउंट्स में 10 फेसबुक अकाउंट और 20 से अधिक सोशल मीडिया चैनल शामिल हैं। जिन लोगों के अकाउंट प्रभावित हुए हैं उनमें किसान नेता और धरना कमेटी के सदस्य अनूप चैनत, सुरेश कोथ, हर्ष छिक्कारा, सरपंच प्रतिनिधि हिमांशु सुखराम, दीपक दुहन और योगेश दुहन समेत कई अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आंदोलन से जुड़े भड़काऊ संदेशों और अनर्गल वीडियो के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है। उधर आंदोलन के दौरान अनशन पर बैठे 5 बुजुर्गों का अनशन तुड़वाने वाले पूर्व सरपंच एसोसिएशन हरियाणा के प्रधान सोमेश सरपंच के समर्थन में अब चरखी दादरी की खाप पंचायतें और ग्रामीण खुलकर सामने आ गए हैं। गोधड़िया खाप सहित 172 गांव के प्रतिनिधियों ने प्रेस वार्ता कर कहा है कि यदि सोमेश सरपंच के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो पूरे प्रदेश में व्यापक जनाक्रोश देखने को मिलेगा। फिलहाल गांव में स्थिति को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और घटनाक्रम पर लगातार नजरें बनाए रखे हुए है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार प्रदेश को फिल्म, संस्कृति और रचनात्मक उद्योगों का सशक्त केंद्र बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। इसी क्रम में राज्य में पहली बार हरियाणा फिल्म फेस्टिवल 2026 का आयोजन 12 से 15 नवंबर 2026 तक करने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में हरियाणा फिल्म फेस्टिवल 2026 के आयोजन की घोषणा की थी। हरियाणा फिल्म फेस्टिवल को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक आयोजन के रूप में मनाया जाएगा। इसके माध्यम से हरियाणवी सिनेमा, लोक संस्कृति, कला, साहित्य एवं प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर व्यापक पहचान मिलेगी। इसमें देश विदेश के फिल्मकारों, कलाकारों, निर्देशकों, अभिनेताओं, तकनीकी विशेषज्ञों, शिक्षाविदों तथा सांस्कृतिक संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। हरियाणा सरकार ने डिजिटल सुधारों के संबंध में एक अहम फैसला लेते हुए तय किया है कि वरिष्ठ अधिकारी अब अदालतों में चल रहे केसों के लिए गवाही देने के लिए नहीं जाएंगे। अधिकारी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने बयान दर्ज करवाएंगे। ये फैसला नए सुरक्षा कानूनों के लिए लागू होने के आधार पर लिया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 530 के तहत 100% गवाही अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली जाएगी। राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से इसे लागू करेगी। फिलहाल करनाल जिले को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जिला बनाया गया है। करनाल जिले
में न्याय श्रुति नामक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद संबंधित अधिकारी केवल ईमेल भेजकर जिला अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही दे सकेंगे। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अदालतों में सुनवाई की रफ्तार बढ़ेगी, सरकारी अधिकारियों का समय बचेगा और विभागीय कामकाज प्रभावित नहीं होगा। प्रदेश में फिलहाल 70% ई सम्मन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी हो रहे हैं, जिन्हें जल्द ही 100% डिजिटल किया जाएगा। करनाल जिले में पायलट प्रोजेक्ट सफल होने के बाद इसे प्रदेश के सभी जिलों में लागू कर दिया जाएगा। सरकार ने जुलाई से सितंबर तिमाही यानी कि वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग्स स्कीम जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस एफडी, सुकन्या समृद्धि योजना यानी एसएसवाई की ब्याज दरों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। यह लगातार 10वीं तिमाही है जब ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। सरकार ने आखिरी बार दिसंबर 2023 में इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी की थी। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ पर 7.1% और सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% ब्याज मिलता रहेगा। स्मॉल सेविंग्स स्कीमों पर ब्याज दरें 4% से लेकर 8.2% के बीच हैं। सरकार छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में फैसला लेने से पहले देश में कैश और महंगाई की स्थिति पर नजर रखती है। इनकी समीक्षा हर 3 महीने के बाद होती रहती है। अब तक व्हाट्सएप पर किसी भी नए व्यक्ति से बात करने के लिए मोबाइल नंबर देना जरूरी होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने यूजर नेम फीचर लॉन्च करने का ऐलान किया है। इसके बाद लोग अपना मोबाइल नंबर बताए बिना भी सिर्फ यूजर नेम के जरिए चैट कर सकेंगे। कंपनी ने 29 जून से दुनिया भर में यूजर नेम की बुकिंग शुरू कर दी है। हालांकि यह सुविधा सभी यूजर्स को एक साथ नहीं मिलेगी। आने वाले कुछ महीनों में इसे धीरे धीरे सभी देशों में रोल आउट किया जाएगा। जब यह फीचर यूजर के इलाके में उपलब्ध होगा तब उसके व्हाट्सएप के अंदर नोटिफिकेशन मिलेगा। दुनिया भर में करोड़ों यूजर्स एक जैसे या फिर मिलते जुलते यूजर नेम चुन सकते हैं। ऐसे में जो लोग पहले अपना यूजर नेम रिजर्व करेंगे उन्हें अपनी पसंद का यूजर नेम मिलने की संभावना अधिक रहेगी। इस बदलाव से आपका फोन नंबर निजी यानी प्राइवेट रहेगा। वह तभी दिखाई देगा जब आप खुद उसे साझा करना चाहेंगे। हालांकि व्हाट्सएप अकाउंट बनाने और इस्तेमाल करने के लिए मोबाइल नंबर पहले की तरह जरूरी रहेगा। जिन लोगों के पास पहले से आपका नंबर सेव है वे पहले की तरह ही आपसे चैट कर सकेंगे। मानसून ने मंगलवार दोपहर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में एंट्री कर ली है। देश में अब तक 26 राज्यों को कवर कर लिया है। इससे पहले 24 जून को मध्य प्रदेश, गुजरात में एंट्री ली थी। इसके बाद 6 दिन तक ये अटका रहा। इससे कई राज्यों में गर्मी और उमस बनी हुई है। उधर दिल्ली और उत्तर भारत के लिए राहत की खबर सामने आ रही है। सैटेलाइट तस्वीरों में तकरीबन 1500 किलोमीटर लंबी मानसून ट्रफ यानी कम दबाव की लंबी पट्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। यह उत्तरी बंगाल की खाड़ी से लेकर जम्मू कश्मीर तक फैली हुई है। उत्तर भारत में बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में 1 से लेकर 4 जुलाई के बीच भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं अरुणाचल प्रदेश और असम के कई हिस्सों में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ और लैंडस्लाइड की स्थिति बनी हुई है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात के कई शहरों में मंगलवार को पारा 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। देश में सबसे अधिक पारा की बात करें तो हरियाणा के रोहतक में 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 250 अंक की गिरावट के साथ 76,479 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 81 अंक की गिरावट रही और ये 23,866 पर बंद हुआ। आईटी, एफएमसीजी और मीडिया शेयर्स में ज्यादा बिकवाली रही। सोने के दाम में गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 135 रुपए गिरकर 1,40,000 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले यह 1,41,000 रुपए पर था। वहीं 1 किलोग्राम चांदी 5,445 रुपए बढ़कर 2,25,000 रुपए पर पहुंच गई। इससे पहले ये 2,20,000 रुपए प्रति किलोग्राम थी। इस साल सोने चांदी की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिला है। सोना 2026 में अब तक 7,000 रुपए महंगा हुआ है, तो वहीं चांदी की कीमत इस साल 5,000 रुपए कम हुई है। वहीं $1 का रेट 94 रुपए 67 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।